हाँ भाई बच्चों, क्या हालचाल आप लोगों के? कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। कैसे चल रही है आपकी तैयारी आईआईटी जी एडवांस को लेकर के? बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में सभी का स्वागत है। और उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और अपने जेईई एडवांस की प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आपके लिए जो रैंकर प्रैक्टिस सीरीज जेईई आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी ने जो स्टार्ट किया है, उस सीरीज को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। इस सीरीज में आपको 100 जेईई एडवांस मैथ्स टीपीपी प्रोवाइड की जा रही है। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डे 18 का अपना टास्क डीपीपी नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। ठीक है नाउ, तो पहले समझते हैं इसका पैटर्न कैसा है। इसमें हमारे पास 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद 2 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स, उसके बाद में हमारे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है, देन 3 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, बाद में इसका आंसर की लगाया हुआ है ना, जैसे एज यूजुअल लगाते हैं ना। नाउ तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रॉब्लम से, बिल्कुल भी बातें नहीं करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम को आप देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम। लेट एक फंक्शन एफ एक्स, एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है एंड वाई का वैल्यू ये गिवन है। ठीक है, फॉर टी बिलोंग्स टू आर। देन आपसे पूछा हुआ है एफ एक्स इज बोथ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूछ रहा है और जीरो पर डिस्कस कर रहा है, एफ एक्स के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, आपको एफ एक्स डायरेक्ट नहीं दे रखा है, एफ एक्स उसने कैसे दिया है आपको? पैरामेट्रिक फॉर्म में, मतलब इन टर्म्स ऑफ टी दे रखा है। तो पहला काम तो आपके पास क्या करना चाहिए, मुझे एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे? एक्स इज इक्वल टू कितना है, ये दे रखा है। ठीक है ना, उसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं पहले तो। अब क्या मोड को हटाना है, तो मोड को हटाने के लिए हमें 2 केस लेने पड़ेंगे। मोड के अंदर वाली क्वांटिटी या तो जीरो से बड़ी होगी या फिर जीरो से छोटी, और इक्वल टू जीरो वाला केस यहाँ ले लेते हैं। अगर मान लो मोड के अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो मोड डायरेक्ट खुलेगा, मोड ऑफ टी है मतलब सॉरी ये टी आ जाएगा सिंपली। तो 2t माइनस टी को मैं क्या लिख दूंगा, टी लिख देंगे। क्लियर? जब t लेस देन जीरो होगा तो मोड माइनस साइन से खुलेगा और ये माइनस टी आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3t आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू t आ गया और x का वैल्यू कितना आ गया, 3t आ गया अंडर द कंडीशन दिस कंडीशंस। नाउ y इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपके पास में, टी स्क्वायर प्लस टी इंटू मॉड ऑफ टी दे रखा है, यही है ना। ठीक है, अब आपको देखो पता है कि अगर टी पॉजिटिव है तब टी का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। टी अगर पॉजिटिव है और टी अगर नेगेटिव है, ठीक है, इक्वल टू जीरो यहां ले लेते हैं। अगर टी पॉजिटिव है तब उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर आ जाएगा। अगर टी नेगेटिव है तो टी कैसे खुलेगा, माइनस साइन से खुलेगा, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये आ गया। अच्छा, जब टी पॉजिटिव है तब t इज इक्वल टू कितना आ रहा है, x आ रहा है। तो एक काम करते हैं, t का वैल्यू पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू, तो t जब पॉजिटिव है तो x का वैल्यू कितना आया, t का वैल्यू कितना है, x आया। तो हमने यहाँ पे t इज इक्वल टू x पुट कर देंगे तो दिस इज 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, t अगर पॉजिटिव है तो x पे कंडीशन लिखते हैं, अगर t पॉजिटिव है तो x भी कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। क्यों बच्चों? बहुत सही बात सर जी, आपने बहुत सही बताया। t अगर नेगेटिव है तब हमारे पास t का वैल्यू कितना आ रहा है, x अपॉन 3 आ रहा है। तो यहां जब पुट कराएंगे तो जीरो ही रह जाएगा। ठीक है, x पे कंडीशन क्या आ जाएगी, t नेगेटिव। ठीक है, तो t नेगेटिव है तो x बराबर कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, मतलब x कैसा है, लेस देन जीरो आया। अल्टीमेटली आपके पास में एक फंक्शन आया y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास फंक्शन ये दे रखा था ना। उसके बारे में पूछा है कि भाई कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल है, जीरो पे बात कर रहे हैं तो जीरो पे वैल्यू निकालेंगे तो जीरो, यहाँ जीरो आ जाएगा। जीरो से थोड़ा आगे निकालेंगे वैल्यू जीरो आएगा, जीरो से थोड़ा पहले जाएंगे तो वैल्यू जीरो आ रहा है। मतलब ये क्या हुआ, t इज इक्वल टू जीरो पर एक, सॉरी x इज इक्वल टू जीरो पर एक ऐसा है, कंटिन्यूस है ना। उसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं तो मैं यहाँ निकालता हूँ y डैश, डायरेक्ट ही निकाल दिया करूँ ना। जब आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कराओगे तो 4x लिखेंगे और यहाँ जीरो लिखेंगे ना। उसके बाद में ये कब आया, x ग्रेटर देन जीरो और ये x लेस देन जीरो। अब देखो मैंने एक होशियारी करी यहाँ पर, इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, वो हम चेक करेंगे कि x बराबर जीरो पर देखो तो वैल्यू जीरो आ रही है, जीरो से पहले अगर देखें तो वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब ये जीरो पे कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो कहीं पर भी इक्वल टू का साइन लगा दो, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो बाई डैश बराबर कितना है, यह है, और जीरो पे भी कैसा है, डिफरेंशिएबल है, मतलब दोनों ही है। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप स्टूडेंट आपको फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके अच्छा लगा होगा, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था, ये आपसे बनना चाहिए था ना। फर्स्ट का आंसर ए है, एकदम करेक्ट है ना। नाउ चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देने के पीछे पर्पस था, फर्स्ट देने के पीछे पर्पस ये था कि पहला स्टूडेंट पहले प्रॉब्लम को हमेशा आप सॉल्व कर पाए ना।
दूसरे प्रॉब्लम में आपको सिखाते हैं ना। देखो ये क्या लिखा हुआ है, आर बराबर एक सीरीज दे रखा है, मतलब सीरीज का सम निकालना है, और इस सीरीज को बोलते हैं बाइनोमियल सीरीज, या फिर और ज्यादा अच्छे से बोलो बाइनोमियल बाइनोमियल सीरीज प्रोडक्ट वाली। ठीक है, अच्छा आर का वैल्यू आपने अगर 1 पुट करेंगे तो भैया ये बनेगा क्या, इस सीरीज की बात करें तो 15c1 35c9, ये लिखा हुआ ना, इस सीरीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, आर का वैल्यू आपने 2 पुट किया तो ये कितना होना 15c2 आया, और दैट इज 35c8 आ गया। नाउ डॉट डॉट चलते जाएंगे, और आर इज इक्वल टू जब आप 10 पुट कराओगे 15c10 तो यहाँ आया, और 35c0 यहाँ आया। ठीक है, तो इस सीरीज का सम मुझे निकालना है। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड बाइनोमियल बाइनोमियल सीरीज की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। वेल इस मेथड को मैं यहाँ बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा। दूसरा मेथड, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं परम्यूटेशन की हेल्प से, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मतलब हम परम्यूटेशन तो ऐसे ही बोल दिए पूरा चैप्टर के नाम से जावे, मैंने तो कॉम्बिनेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो हर एक पॉइंट को आप समझो। इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो लिखा क्या है, इसका मतलब क्या होगा, 15 ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया। यहाँ क्या लिखा हुआ, 35 ऑब्जेक्ट में से 9 का सिलेक्शन किया, यही किया ना आपने। अब देखो इस बात को मैं यही समझा देता हूँ एक छोटे से डिब्बे में, बहुत ज्यादा हमें जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आप बनाओ, यहाँ मान लेते हैं 15 ऑब्जेक्ट्स हैं, और मान लेते हैं यहाँ 35 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आपको कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने, 10 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने। अब 10 ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से आप एक भी ऑब्जेक्ट ना लें और यहाँ से 10 ऑब्जेक्ट ले लें। ठीक है, यहाँ से आप एक ऑब्जेक्ट ले लें, या फिर यहाँ से आप 9 ऑब्जेक्ट ले लें। डॉट डॉट चलते जाएं, आप अगर यहाँ से 10 ऑब्जेक्ट ले लें और यहाँ से 0 ऑब्जेक्ट ले लें। ठीक है, 10 ऑब्जेक्ट का मुझे सिलेक्शन करना है। तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि 15c0 में से यहाँ लिखता हूँ 15c0 और 35c10 दिया है प्लस साइन। मुझे टोटल 10 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। 15 में से मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और 35 में से मैंने 9 ऑब्जेक्ट लिए। डॉट डॉट चलते गए, 15 में से मैंने 10 ऑब्जेक्ट ले लिया और 35 में से मैंने एक भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया। तो भैया इन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज हमारे पास ये है। एक्चुअली हो क्या रहा है, 10 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये किसके बराबर आएगा भैया, कितना नंबर लिखा हुआ 50 लिखा हुआ है। भाई 50 में से कुछ 10 ऑब्जेक्ट के सेलेक्ट कर रहे हैं, यही तो है, ये इसके बराबर आ जाएगा। बिल्कुल एकदम सही बात है सर जी, है ना, बहुत बढ़िया। नाउ सवाल में आपसे पूछा गया इस सीरीज का सम। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को उस साइड भेज देंगे, उस साइड भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में, इसका मेथड समझने के बाद में आपको मजा तो आया होगा ना, मजा आना बहुत जरूरी है। चलो तो आप ये वाला मेथड सीख गए है ना। अच्छा, इस मेथड से इस तरह की जो प्रोडक्ट की सीरीज आती है जहां सम कांस्टेंट है। ठीक है, अगर सम कांस्टेंट नहीं है तो सम कांस्टेंट बनाओ, लोअर सबस्क्रिप्ट का अगर सम कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं। दूसरी बात, सम अगर कांस्टेंट नहीं है तो पहले सम को कांस्टेंट बना के देख लो, शायद कांस्टेंट बन गया तो हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं, बाइनोमियल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। ओके, बहुत ही बढ़िया ना। नाउ मूव करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। क्या दे रखा है थर्ड प्रॉब्लम में, इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, इफ, इस सिंबल का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन आर, कितना दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है ना, आगे दे रखा है देन द वैल्यू ऑफ, इसका जो वैल्यू है इज, इसका वैल्यू क्या होगा, आर डिनोट द सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दिस इज एरिया ना, यूजुअल नोटेशंस है। नाउ जिसका वैल्यू निकालना है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत जो गिवन है उसको भी समझ लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, दैट इक्वल्स टू मान लेते हैं 4r लिख लेता हूं, तो डेल्टा बराबर 4r ये दे रखा है। मतलब अगर इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूं तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा, एबीसी अपॉन 4r, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया 4r आ गया, इतना आ गया मेरे पास। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का हम ये फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं। अच्छा, सभी बच्चों को ना प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो जेई एडवांस के लिए फेवरेट चैप्टर होता है। जेई एडवांस में हमेशा प्रॉब्लम इससे आती है। नाउ चलो तो जो पूछा गया उसके बारे में बात करते हैं। ए कॉस ए बी टाइम्स ऑफ कॉस बी
प्लस सी टाइम्स ऑफ कॉस सी। ठीक है, नाउ इसका मुझे वैल्यू निकालना है। तो देखो साइन रूल से ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 2r साइन ए। कैसे बच्चों, सभी को याद रहता है, आपको भी याद होगा कि a अपॉन साइन ए बराबर क्या आता है, b अपॉन साइन बी बराबर c अपॉन साइन सी बराबर कितना होता है, 2r होता है। नाउ a का वैल्यू अगर आपने यहां पुट करेंगे तो दैट इज 2r साइन ए, और cos ए ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर हम लिखेंगे 2r साइन बी, ठीक है, cos b यहां लिख देंगे। फिर 2r साइन सी, cos c यहां आ जाएगा। नाउ 2 को तो बाहर, सॉरी r को तो बाहर कॉमन ले लिया, यहां से क्या बनेगा, साइन 2a साइन ऑफ 2b, और यहां से बनेगा साइन ऑफ 2c। ये आ गया ना बच्चों। अगर आपको पता है इन ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा हूं, और ये है कंडीशनल आइडेंटिटी। मैंने आपको शायद पहले अपनी वीडियोज में इन्हीं डीपीपीज के अंदर है ना अपना आपको सिखा चुके हैं कि भैया ये सब आपको याद रहना चाहिए। और इसका वैल्यू आता है 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत काम का पॉइंट है ना। अब ठीक है, आपको यहां तक बात मालूम चली। ठीक है, हमारे पास एक कंडीशन ये पता है ना आप लोगों को, पता है सर जी। तो एक काम करते हैं ना क्या कर दे ऐसा कि साइन ए का वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं, a अपॉन 2r। तो 4 को तो यहां ले लेंगे 4r, इसका वैल्यू पुट किया a अपॉन 2r। नाउ इसका वैल्यू b अपॉन 2r, और यहां से वैल्यू c अपॉन 2r, ये पुट कर दिया ना। 4 तो यहां से कैंसिल हो गया, एक r भी कैंसिल हो गया, हो जाने दो जो कैंसिल हो रहा है ना, कर दो कैंसिल। क्या क्या बच गया, बच गया abc अपॉन में r स्क्वायर, एबीसी अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, एबीसी अपॉन आर को अगर यहाँ नीचे भेज दो, इसको इधर ले जाए, तो एबीसी अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, दैट इज आंसर। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास में, ओहो 16 नहीं दे रखा ना, 16 आंसर आएगा ना। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, यहाँ सही 16 ही होगा ना। ठीक है, क्या ऑप्शन दिया है, थर्ड का बी दे रखा था क्या, थर्ड का सी आ रहा है, सी आ रहा है, मतलब 8 आ रहा है। कहीं चेक कर लेते हैं, एबीसी अपॉन 2r स्क्वायर है ना, सॉरी है ना, एबीसी और यहाँ 2 आ जाएगा ना, वेट गुड है ना, यहाँ बाई 2 आएगा और 8 आ जाएगा, 8 आंसर आ रहा है ना। तो ये भी है ना, चलो ठीक है, मैनुअली मिस्टेक है, आप लोग समझ गए ना। आंसर सी इज करेक्ट ऑप्शन ना, सही बात है एकदम। ओके, आई थिंक आपको 3 प्रॉब्लम्स बहुत बढ़िया समझ में आई, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, और बिल्कुल भी प्रॉब्लम टाइम टेकिंग नहीं थी ना। प्रॉब्लम्स करते हैं अगली वाली प्रॉब्लम सॉल्व, इसको बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, क्या देखा है, एक ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी इफ AB इज इक्वल टू AC, AB AC के बराबर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ B मीट AC। देखो हमेशा डायग्राम बनाते जाया करो ना, कि और बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये साइड और ये साइड बराबर दे रखी है, पहली बात। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी मीट AC एट डी, बी का हमने एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकाला, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, डी पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है AC को, सच दैट कि जो BD लेंथ है प्लस AD लेंथ का सम कितना दे रखा है, BC, मतलब ये लेंथ BC है और इसका सम 4 है, मतलब इसकी वैल्यू 4 है ना, इन दोनों का सम ऐसे 4 आ रहा है। देन आपसे पूछा आइडेंटिफाई द आर, पूछा हुआ है, मतलब आर मतलब सर्कम रेडियस, ये होगा क्या। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालें तो ये आएगा, एंगल एबीसी निकालें तो क्या आएगा ना, ये पूछा हुआ है। तो सीधी सी बात है, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना चाहिए ना। अब देखो जो जो जानकारी दे रखी है ना, हमेशा उनका यूटिलाइज किया। ये दोनों साइड्स बराबर है, तो मतलब इनके अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इसको अगर अपने थीटा है तो ये थीटा बाई 2 और दिस इज थीटा बाई 2, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमने इंफॉर्मेशन थी उसको यूटिलाइज किया ना। अब आगे का पॉइंट समझो। अच्छा, सरकम रेडियस निकालना है, तो सरकम रेडियस निकालना है तो भाई किस चीज फोकस करना चाहिए, ये साइड है, अगर किसी भी तरह से करके अगर ये एंगल आपको मिल गया, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको ये एंगल मिल गया ना, तो आप क्या कर सकते हो, A अपॉन साइन ए बराबर कितना आता है, 2r आता है ना, तो बस हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे।
दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आता है, हमें पता है इन टर्म्स ऑफ आर अगर लिखें तो ABC अपॉन 4R आएगा। अच्छा, ए का वैल्यू अगर मैं लिखूं तो 2R साइन ए लिख सकता हूं, बी का वैल्यू अगर लिखें तो 2R साइन बी लिख सकते हैं, ऐसे सी का वैल्यू लिखें तो 2R साइन सी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में अगर बात की जाए तो ये तो कितना आ जाएगा 8R क्यू, तो 4 से डिवाइड कराए तो ये तो बन जाएगा 2R स्क्वायर और साइन ए साइन बी साइन सी। गजब, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो देखो एंगल, अगर तीनों एंगल मालूम चल गया, सर्कम रेडियस मालूम चल गया तो यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल सकते हैं। और एंगल AB मतलब A प्लस बी का सम है ना। ठीक बात है, मतलब मेनली आपको कहाँ फोकस करना है, इसके एंगल निकालने पर फोकस करना है। एंगल में भी देखा जाए तो हमारे पास कोई ज्यादा अननोन नहीं है, ये अगर थीटा है तो ये अगर थीटा हो जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा भैया, पाई माइनस ऑफ 2 थीटा आ जाएगा ना। ठीक है, एक ही एंगल इन टर्म्स ऑफ थीटा थीटा आ गया हमारे पास। ठीक बात है। अब देखो एक काम करते हैं, उसने क्या दे रखा है हमारे पास में, BD और AD के बारे में कुछ बात कर रहा है, तो एक काम करते हैं, मैं ट्राइंगल ट्राइंगल अगर हम बात करें ट्राइंगल BDC इसकी बात करता हूं। इसमें मैंने क्या किया, साइन रूल लगाते हैं। ये BD साइड मैंने लिखा और BD के सामने वाला एंगल कितना आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। साइन रूल लगा रहे हैं ना। ठीक है, अब देखो ये एंगल थीटा बाई 2 है ना, ये एंगल सॉरी ये साइड लेंथ A है, BD है ना, तो मैं साइड लेंथ A ले लेता हूँ, ये कितना आ जाएगा 4 आ गया। इसके सामने का एंगल की अगर बात करें तो ये थीटा है, ये थीटा बाई 2 है, तो ये कितना आ जाएगा पाई माइनस ऑफ 3 थीटा बाई 2। ऐसे कुछ लिखेंगे, साइन ऑफ पाई माइनस ऑफ 3 थीटा बाई 2 लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, साइन ऑफ 3 थीटा बाई 2, कुछ ऐसे आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से लगा दिया। नाउ अब आगे की बात करते हैं, मैं यही लगाता हूं। अब इस ट्रायंगल के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हम गए तो BD साइड लेंथ लेते हैं, AD साइड लेंथ ले लेते हैं, इसके सामने वाला एंगल और ये वाली साइड लेंथ ना, इनको लेके चलते हैं। अच्छा ठीक है, तो BD हमने यहां लिखा BD अपॉन में साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक बात है, ये साइड लेंथ लिखा, इसके सामने वाला एंगल लिखा AD भी ले लेते हैं, AD अपॉन इसके सामने वाला एंगल कितना लिखा हुआ है, साइन ऑफ थीटा लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ना, सही बात है, यहां तक की बात सही है, एकदम बिल्कुल करेक्ट। नाउ अब देखो BD और AD है, तो अब आपको पता है रेशियो प्रॉपर्टी मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से इस इन्हीं वीडियोज में है ना समझा रखा है। जैसे मान लो 1/2 है, ये 2/4 मतलब 1/2 ही लिखा हुआ है। आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले पार्ट को ऐड कर दो, नीचे वाले पार्ट को ऐड कर दो। तो अगेन ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ, 1/2 लिखा हुआ है, मतलब BD प्लस AD लिखे तो BD प्लस AD का वैल्यू तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा भैया, साइन 2 थीटा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको सही से दिखाई भी दे, साइन 2 थीटा और साइन ऑफ थीटा बाई 2, कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, यहां तक की बात एकदम समझ में आई, क्लियर है। नाउ तो अब एक काम कर सकते हैं ना, यहां से देखो मैं BD का वैल्यू निकालता हूं और यहां से भी BD का वैल्यू निकालता हूं, दोनों को इक्वेट करा देते हैं ना। तो BD का वैल्यू यहां से अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ सॉरी साइन थीटा अपॉन में हमने क्या लिखा, साइन ऑफ 3 थीटा बाई 2 लिखा। BD अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो 4 ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, ये BD है ना, इधर आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई, ये ऐसे ही रहने दिया, साइन 2 थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा बाई 2, कुछ ऐसे लिख दिया। सही बात है ना, यहां तक की बात तो मैं क्लियर हुई ना। BD, अब मेरा मेन मकसद क्या था, थीटा निकालना था, तो थीटा में हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको हम सिंप्लीफाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, पहला काम तो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा में ऐसे कन्वर्ट तो कराएंगे। एक काम करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां तो साइन थीटा आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा प्लस साइन, यहाँ साइन थीटा आ जाएगा और यहां से आ जाएगा साइन ऑफ थीटा बाई 2, ये आ गया। यहां अगर बात करें तो साइन 2 थीटा आ जाएगा और यहां आ जाएगा साइन ऑफ 3 थीटा बाई 2। ठीक है, यहां तक की बात तो हमारे पास समझ में आई है ना। अच्छा एक बार उसको फिर से समझ लेते, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं करी हमने। BD लिखा हुआ है, यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। BD ये साइड लाइन लिख दिया हमने,
सामने वाला एंगल लिखा ये यहाँ पे लिखा तो साइन ऑफ पाई माइनस 3 थीटा बाई 2 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक बात है। बी डी लिख रहे हैं तो सामने वाला एंगल अपने पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ए डी हमने यहाँ लिखा हुआ है तो साइन ऑफ थीटा बाई 2, सही है ना, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात तो हमें क्लियर हुई ना। अब देखो एक पॉइंट समझो, साइन थीटा यहाँ लिखा हुआ है, 2 थीटा यहाँ लिखा हुआ है, साइन थीटा यहाँ पर है ना, थीटा बाई 2 ना। एक काम करते हैं, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अगर यहाँ लगाएंगे तो साइन 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा बाई 2 भी आ जाएगा ना हमारे पास में। ओके, अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक तरीका, एक काम करते हैं, पूरे में ही 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना। और अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, थीटा आ जाएगा। माइनस ऑफ लिखेंगे तो कॉस ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा, 3 थीटा, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो कितना आएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो मतलब थीटा बाई 2 आ जाएगा। माइनस ऑफ यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो कॉस ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो 2 थीटा, तो थीटा बाई 2 यहाँ से है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी कितना आ जाएगा 4, तो 7 थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। नाउ कॉस ऑफ माइनस ऑफ कॉस 3 थीटा, यहाँ कॉस थीटा बाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और एक काम ये भी कर सकते हैं कि कॉस थीटा तो यहाँ कहीं आ गया, इसको लिख लेते हैं कॉस ऑफ 7 थीटा बाई 2, ठीक है। इस वाले पार्ट को उधर ले जाते हैं, कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाया हमने एक बार, 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, तो कितना बनेगा 9 थीटा बाई 2, तो 9 थीटा बाई 4। एक बार सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ सी माइनस डी, सी माइनस डी करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 थीटा बाई 4 आ जाएगा, माइनस करेगा और प्लस का बन जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी, तो कितना बना 6 यहाँ से बना, 9 यहाँ से बना, तो 9 थीटा बाई 4 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी, तो 6 थीटा माइनस 3 थीटा, तो 3 थीटा बाई 4। ओके, कहीं जाके सॉल्व तो हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, कॉस ऑफ 9 थीटा बाई 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में फाइनली क्या कंडीशन आया, ये कंडीशन निकल के आया कि कॉस ऑफ 5 थीटा बाई 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस ऑफ 3 थीटा बाई 4। एक तो ये आ गया, या फिर कॉस ऑफ 9 थीटा बाई 4 बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो पहले इस 0 वाले को ही समझ लेते हैं, तो 9 थीटा बाई 4 अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो मतलब कितना आया होगा, पाई बाई 2 आया होगा। अगर ये पाई बाई 2 आया है तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं जब कैलकुलेट करूंगा तो 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 पाई अपॉन में 9 आया, ठीक है। थीटा का वैल्यू ये आ रहा है यहाँ से, तो ठीक है। पाई अपॉन 9 का मतलब कितना हो गया, यहाँ से 40 डिग्री है ना, हाँ 20 डिग्री यहाँ से 40 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये 40 डिग्री बोल रहा है ना। अच्छा, अगर यहां से अगर बात करें तो क्या होगा, 5 थीटा बराबर कितना, 3 थीटा बाई 4 तो होगा नहीं है ना, ठीक है। कॉस का वैल्यू अगर बराबर आ रहा है ना तो क्या आएगा फिर, या तो हो सकता है 2 पाई माइनस ऑफ 3 थीटा बाई 4, ये हो सकता है। यहां से अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो भैया ये क्या बनेगा, 8 थीटा बाई 4 दैट इक्वल्स टू 2 पाई, ये आ जाएगा, ठीक है। 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, थीटा बराबर कितना आ गया, पाई आ गया, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। तो अब इससे क्या रहेगा हमारे पास रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट आएगा, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री आया, ठीक है। कमाल की बात ये थी, अगर थीटा बराबर अगर 40 डिग्री है तो भैया ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री, और ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री आ जाएगा, क्यों बच्चों,
ये एंगल 100 डिग्री आया है, ये एंगल कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा, और ये एंगल 20 मतलब 40 आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, तो यहाँ तक की बात जब आप समझ गए तो हमने सारे एंगल्स लिख लिए। नाउ अब बात करते हैं हम सर्कम रेडियस की। सर्कम रेडियस कितना आएगा, ए अपॉन साइन ऑफ 100 डिग्री, ये लिखेंगे हम लोग, बराबर में ए कितना है 4 है, दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 2r, और r इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये अपना लिख सकते हैं कोसेक 100, और कोसेक 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 प्लस 10 लिख सकते हैं, और ये कितना बन जाएगा सेक 100, सॉरी सेक 10 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ गया, r आ गया हमारा, सर्कम रेडियस कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ सेक डिग्री आ गया, 2 टाइम्स ऑफ सेक ऑफ 10 डिग्री। नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर बच्चों, आई होप आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर हुई है ना। नाउ अब मूव करते हैं आगे, तो दूसरा वाला है ना ऑप्शन, ऑप्शन भी तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि आर के बारे में पूछ रहे थे। तीसरे वाले की अगर बात करें तो स्मॉल ना एरिया ऑफ द ट्राइंगल लिखें, तो कितना आ रहा था हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल 2r स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी, यही आ रहा है। सर्कम रेडियस हमारे पास इतना आ गया है ना। नाउ अब देखो इसको बात करते हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 लिखा हमने, r का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये लिख देंगे है ना, सर्कम रेडियस इतना आ रहा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 4 सेक स्क्वायर 10 डिग्री ना, तो 1 अपॉन ऑफ कॉस लिख सकते हैं, या फिर ना चलो मैंने कॉस स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री यहां लिखा। यहां तक की बात तो मैं समझ में आई ना। उसके बाद अगर समझे साइन ए, एंगल्स को अगर समझा जाए ना, ये सभी के एंगल्स का ले लिया जाएगा ना, साइन ले लिया जाएगा, तो यहां तो आ जाएगा साइन 40, एक आ जाएगा साइन 40, और एक बन जाएगा साइन 100। ठीक है, ये बना हमारे पास में। अब देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं ना, बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है ना। देखो बहुत ही समझो बात को, कुछ कुछ बातें हमें सिंप्लीफाई करनी है। पहले तो देखो साइन 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 80 लिख सकता हूँ। एक बात तो मुझे ये समझ में आई, ठीक है, साइन 100 को साइन 80 लिखा जा सकता है, मतलब इससे कोई बात नहीं बन रही ना। नाउ साइन 40 ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन, और इसको मैं क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 10 लिख सकते हैं। पहले तो इसके बारे में बात समझते हैं ना। साइन 100 को हमने क्या लिख दिया, साइन 80 लिख दिया, साइन 80 लिखने के बाद में से cos 10 लिखा, cos 10 से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, मतलब एक cos 10 तो कैंसिल हुआ। ऊपर वाले पार्ट को अगर समझे कि इसको अगर मैं साइन 2a का फॉर्मूला लगाता हूँ ना, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ अपना, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, cos ऑफ 10 डिग्री यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ हमने लिखा है 2 साइन ऑफ 20 डिग्री और cos ऑफ 20 डिग्री, यहाँ लिखा हमने 20 डिग्री ना। साइन 40 को एज इट इज रहने दिया, ये वाला पोर्शन कट गया, हमारे पास ये आ गया ना। अब साइन 20 को हम लिख देंगे अगेन फिर 2 इंटू साइन 10 इंटू कॉस ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, अब क्या रहेगा, cos 10 से cos 10 कैंसिल हो जाएगा ना। बात को समझो, 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 आ गया, 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 4 को आर स्क्वायर सही है ना। 2 यहां पर लिखा हुआ है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 के 16, 16 इंटू 2 32 आ रहा है अपना तो ना, 32 तो बैठा। और यहां से अगर देखें कितना बन रहा है, साइन ऑफ 10 डिग्री, ठीक है, cos 10 अपने कट ही गया, तो साइन 10 यहां से आया। ठीक है, cos 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 70 लिख सकते हैं, और यहां से हम साइन ऑफ 40 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना आंसर है 32 आ रहा है, मतलब फोर्थ का सी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है बच्चों, एक बार आप कैलकुलेशन भी चेक कर लेना कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो ना। एंगल ए प्लस बी कितना आएगा, एंगल ए हमारे पास में कितना आ रहा है 100 डिग्री आ रहा है, और एंगल बी कितना आ रहा है 40 डिग्री आ रहा है। तो ए प्लस बी कितना आ गया हमारे पास में 100 प्लस 140 डिग्री आ रहा है। ये 140 बन रहा है, पाई अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री बनेगा, और ये कितना है 140 डिग्री, मतलब डी सही है हमारे हिसाब से ना। ए और डी सही आ रहा है, फोर्थ का ए और डी चेक करते हैं। फोर्थ का ए और डी है ना, बिल्कुल सही, मतलब उसने क्या घुमाया आप लोगों को ना,
तो बच्चा बस इसमें एक बार कैलकुलेशन चेक करता ही रह जाए, कहीं कोई गलत तो नहीं किया, कुछ गलती तो नहीं करी ना। 16 जबकि 32 आ रहा है ओरिजिनली, है ना। वाह, ठीक बच्चों ना, आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम बहुत ढंग से समझ में आ गई होगी ना, कहीं भी कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बस आपको क्या है ना कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल या ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, कई बार उनकी स्टार्टिंग बड़ी मैटर करती है कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या तरीका हो सकता है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत बढ़िया है ना और आसान प्रॉब्लम। क्या दे रखा है, एफ एक्स इफ दिस इक्वेशन हैज 3 इक्वल रूट्स। ठीक है, इसके 3 रूट्स कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, मतलब डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है, तो अगर इसके 3 रूट अगर इक्वल है, मान लो अल्फा अल्फा मान लेते हैं और बाकी रूट बीटा गामा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके 3 रूट कैसे है, रिपीटेड रूट आए, देन आपसे पूछा होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखो पहली तो एक बात समझो, अगर एफ एक्स बराबर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, एक्स माइनस अल्फा का होल क्यूब ही ले लेता हूँ, चलो अभी आपको इतना ही लेके चलते चलो। अगर देखो एफ एक्स, अगर अल्फा इस इक्वेशन का अगर 3 टाइम्स रिपीटेड रूट है, तो भाई अल्फा जो होगा इसका इसका भी एक रूट होगा और एफ डबल डैश एक्स का भी एक रूट होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर एफ एक्स का अल्फा 3 टाइम्स रिपीटेड रूट है, तो आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो भैया कितना आएगा, 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। भाई अल्फा इस इक्वेशन का रूट है। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो भी कितना आएगा, अगेन 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा, और 6 हो जाएगा तो ना, एक्स माइनस अल्फा, मतलब अल्फा इसका भी रूट है ना। तो काम की बात क्या रही, अगर मान लो कि मैंने इससे अगर एफ एक्स मान लिया एक्स पावर 5 माइनस ऑफ 10 ए क्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी पावर 4 इंटू एक्स प्लस सी पावर 5, ऐसे कुछ लिखा ना एफ एक्स। तो अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई कराएगा। अल्फा का इसका 3 टाइम्स रिपीट रूट है, तो एफ ऑफ अल्फा भी 0 आएगा। ठीक है, एफ डैश अल्फा भी 0 आएगा, एफ डैश और एफ डबल डैश अल्फा भी कितना आएगा, 0 आएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना है ना। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x पावर 4 आ जाएगा। यहाँ से बनेगा 20 ए क्यूब, एक्स यहाँ से बना प्लस बी पावर 4, दिस इज एफ डैश एक्स ना। एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 20x क्यूब माइनस ऑफ 20 ए क्यूब, ये आया। अब देखो एफ डबल डैश अल्फा अगर निकालोगे तो भैया ये कितना बनेगा, एफ डबल डैश अल्फा, तो 20 अल्फा क्यूब माइनस ऑफ 20 ए क्यूब बराबर 0 आया। 20 कैंसिल हो गया तो अल्फा बराबर कितना आ गया, ए आ गया, या ए बराबर अल्फा आया। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूं अल्फा इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कराएगा, तो 5 अल्फा पावर 4 माइनस ऑफ 20 ए क्यूब इंटू अल्फा प्लस बी पावर 4 बराबर 0 आया। अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, ए आ रहा है, तो भैया अल्फा का वैल्यू अगर ए आया तो 5 ए पावर 4, अल्फा का वैल्यू हमने ए पुट कर दिया, तो 20 ए पावर 4 प्लस बी स्क्वायर बी पावर 4 बराबर 0। तो हमने यहां से लिखा नाउ, तो ये कितना बन जाएगा, b पावर 4 माइनस 15 a पावर 4 बराबर 0 आया। ये आ गया एक रिलेशन हमारे पास में। ऐसा कुछ रिलेशन पूछा है क्या, हाँ पूछा है ना, 50 b पावर 4 बराबर 15 a पावर 4 आ रहा है, सही, मतलब d तो हमारे पास सही आया। ठीक है, नाउ आगे क्या पूछना चाह रहा है। अच्छा, हमने अभी तक इसको यूज नहीं किया ना, एफ ऑफ अल्फा 0 आएगा ना, तो इस कंडीशन को यूज करते हैं ना, एफ ऑफ अल्फा 0 होगा। नाउ अल्फा पावर 5 माइनस ऑफ 10 ए क्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बी पावर 4 अल्फा प्लस सी पावर 5 बराबर 0। अल्फा का वैल्यू ए आ रहा है तो ए पावर 5 तो यहाँ से आ जाएगा 10 इंटू ए पावर 5 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ए इंटू बी पावर 4 यहाँ से आ जाएगा प्लस सी पावर 5 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ गया, माइनस का ऐसे कुछ आ जाएगा, मतलब सी पावर 5 प्लस ए इंटू बी पावर 4 माइनस ऑफ 5 ए पावर 5 दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आएगा। मतलब ये आएगा, अल्टीमेटली कहने वाली बात ये है। सी पावर 5 पर कहीं दे रखा है क्या, सी पावर 5 यहां पर है प्लस का माइनस ऑफ 5 टाइम्स, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात समझते हैं,
सी पावर 5, बी पावर 4 का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास में, बी पावर 4 बराबर आ रहा है 15 ए पावर 4। तो यहां मैं इसको पुट और कर देता हूं ना, इसको यहां पुट कर दिया बी पावर 4 को, तो 15 ए पावर 4, यहां से इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो बन जाएगा सी पावर 5 प्लस का 15 और माइनस 10, तो यहां से आ जाएगा 10 ए पावर 5 बराबर 0। मतलब एक तो सिंप्लीफाई होकर के ये आ रहा है, ठीक है, सी पावर 5 प्लस 15 माइनस 5, सॉरी एक बार कैलकुलेशन चेक करते ना, क्या कर रहा हूं मैं, अल्फा पावर 5 तो हमने पुट कर दिया माइनस ऑफ 10 ए क्यू, यहाँ से लिखा अल्फा स्क्वायर, यहाँ से लिखा बी पावर, यहाँ से लिखा ए का वैल्यू हमने अल्फा, अल्फा की जगह ए पुट कर देंगे, अल्फा की जगह ए पुट कर देंगे तो ए पावर 5 बनेगा, अल्फा की जगह ए पुट करेंगे तो जितना आ जाएगा ए पावर 5 माइनस ऑफ 10 ए क्यू। तो यहाँ पर जब सिंप्लीफाई कराएंगे ना, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, बहुत गड़बड़, ध्यान कहीं, हाँ इसको जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो बनेगा 9 ऑफ ए पावर 5 प्लस ऑफ ए इंटू बी पावर 4 की वैल्यू अगर मैं यहां से रखना चाहूं तो कितना रख सकता हूं, 15 ए पावर 4 रख सकते हैं, ठीक है, प्लस सी पावर 5 बराबर 0। अब सी पावर 5 तो यहां से लिखा हुआ है 15, ए 15 में से 9 जाएगा 6, ए पावर 5 दैट इक्वल्स टू कितना है, 0 आया, मतलब ये आ रहा है सी पावर 5 प्लस 6 ए पावर 5। तो मतलब ऑप्शन बी भी अपना कैसा है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नाउ उसके बाद में अगर बात करें हमारे पास में ए और सी के बारे में ना, बी पावर 4 का वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं और सी पावर 5, सी पावर 5 हमारे पास ये निकल के आ रहा है। तो देखो अब यहां से समझते हैं ना, कुछ कुछ बातें हैं ना। पहली बात तो हमारे पास क्या निकल के आया, ए का वैल्यू अल्फा आ गया, दूसरा अल्फा का वैल्यू ए आया, दूसरा हमारे पास क्या आया, बी पावर 4 इक्वल टू कितना आ रहा है, 15 ए पावर 4, ठीक है, एक तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। तीसरा रिजल्ट आया सी पावर 5, सी पावर 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ ए पावर 5, ये रिजल्ट आ रहा है ना। उस रिजल्ट को अगर देखो मैं यहां अगर पुट करता हूं, बी स्क्वायर है ना, तो मतलब पहला वाला ऑप्शन तो नहीं बन सकता, बी स्क्वायर जब कराएंगे तो अंडर रूट 15 करके आएगा, तो मतलब फर्स्ट भी नहीं होगा और तीसरा भी नहीं आएगा, है ना। पांचवे का से बी और डी आएगा, सही है ना, बी और डी आ रहा है ना, ठीक बच्चों ना। नाम मूव करते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ, है ना। अच्छा, इस वाले प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको ना। पहले तो इसमें आपको कुछ कुछ बातें सीखनी भी रहती है ना, वो भी सिखाएंगे। देखो समझो, लेट अस कंसीडर दिस एक्सपेंशन ना ऑफ, यहां लिखा हुआ 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 4x इंटू 1 प्लस 2 पावर n इंटू एक्स, ऐसा कुछ दे रखा है हमारे पास, दिस इज एफ एक्स। मतलब ऐसे कंसीडर दिस एक्सपेंशन ना, और डिफाइन एफ ऑफ एन एक्स बाई सेटिंग एफ ऑफ एन एक्स बराबर कितना, ए एन 0 ए एन कॉमा 1 इंटू एक्स। मतलब क्या है, एन का मतलब तो है ना, ऐसे कुछ समझाते हैं ना, यहाँ पे जो 1 है तो मतलब इसका डिग्री 1 है, यहाँ पर n है तो इसका डिग्री n है ना। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, n मतलब क्या हुआ, 2 पावर 1 2 पावर 2 है ना, 2 पावर 1 तक है ना। एफ ऑफ एन मतलब जहां तक हम कहां पे जाके अगर एफ ऑफ एन एक्स लिख रहे हैं तो मतलब 1 प्लस 2 पावर n पे जाके सीरीज एंड हो रही है ना, ये बताना चाह रहा है। मतलब अगर आपको बात समझे तो यहां से अगर आप बात को समझो ना पूरी, ठीक है। पहला आपसे पूछा हुआ है ए 100, मतलब n का वैल्यू आप 100 ले लेंगे, और 1 का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x निकालना इन दिस एक्सपेंशन ना, इन दिस एक्सप्रेशन। अब देखो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आप कुछ बातें सीखो।
पहला तो आपको कुछ पॉइंट पे सिखा देता हूँ, डायरेक्टली आप सीखिए पॉइंट ना। जैसे मान लो हमारे पास में कुछ ऐसे लिखा हुआ है x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू और इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x माइनस एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स माइनस ऑफ एक्स एन। भाई इसके रूट अगर बात करें तो इसके रूट क्या आ जाएंगे, इसके रूट आ जाएंगे x1 x2 x3 डॉट डॉट एक्स एन। ठीक है, चलो कंप्लीट सिखाता हूँ मैं आपको ना। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक ए एन एक्स पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू डॉट डॉट कुछ ऐसे लिखा हुआ हमारे पास। और यह कांस्टेंट टर्म लास्ट में लेते हैं एक एक्स का टर्म ले लेते हैं और एक कांस्टेंट ले लेते हैं ना, जीरो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये इस तरह का हमारे पास में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। नाउ अब आपको तो करना क्या है, मान लो इसके रूट में मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये मान लीजिए x1 x2 x3 डॉट डॉट इसके xn इसके रूट है। ठीक है, समझते हैं पॉइंट को ना, समझाता हूँ। तो अगर यहां से आप सम ऑफ रूट लिखेंगे तो सम ऑफ रूट आप कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस वन, मतलब a ऑफ n माइनस वन अपॉन में a n लिखेंगे। दैट इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, a ऑफ n माइनस वन बराबर लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ रूट, या इनटू में कितना लिखा a n लिखा। ठीक है, अच्छा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर आपने लिखा टेकन टू एट ए टाइम तो क्या लिखोगे, माइनस का प्लस कॉफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस टू, a ऑफ n माइनस टू अपॉन में a n लिखा हमने, ये आ गया ना। a ऑफ n माइनस टू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, इनटू में कितना लिख देंगे, a n आ जाएगा। ठीक है, यही आया बात, यहां तक की बात आपको समझ में आई। ठीक है, इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब देखो, अगर मान लो कि हमारे पास में अगर ये पॉलिनोमियल है, ऐसा आपके पास में कोई पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके आपके अगर रूट मालूम है, रूट पता है, उल्टा आप जा रहे हैं ना, रूट मालूम है आपको और आपसे पूछा जाए कि एक कम डिग्री का कोफिशिएंट बताओ, तो एक कम डिग्री का, अगर ये डिग्री n है तो इसका डिग्री एक कम कितना आ जाएगा, n माइनस वन, तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ सम ऑफ रूट इनटू कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री, ये लिखेंगे। अच्छा उससे एक और कम का कोफिशिएंट बताओ, एक और x पावर n माइनस टू है, तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, क्या आ जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम इनटू कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री। ये होता है कंसेप्ट, है ना। दूसरा पॉइंट, एक तो हमारे पास पॉइंट नंबर वन आपको ये सीखना था, पॉइंट नंबर टू में आप सीखो कि समझाते हैं, यहां से समझिए आप, x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं तो ये कितना आएगा, ये समेशन ऑफ x1 स्क्वायर, मतलब x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर ये आएगा, फिर प्लस टू टाइम्स ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ इस वाले पार्ट को मैं इधर भेज देता हूं और टू से डिवाइड लगा देते हैं, तो मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर टेकन टू एट ए टाइम, है ना। तो ये कितना आ गया हमारे पास, समेशन ऑफ x इसका होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। ये दो बातें आपको अच्छे ढंग से याद रहना चाहिए, है ना, आपको पता रहना चाहिए, मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, अब चलो बात चली गई है तो मैं आपको और पूछ लेता हूँ एग्जाम्पल। मान लो कि ऐसे कुछ एक सिंपल सा एक्सप्रेशन दिया, मैंने आपको एक्सप्रेशन दिया x माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस 10 इक्वल टू जीरो, इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे तो x पावर 10 का टर्म आएगा, फिर x पावर 9 का टर्म आएगा, फिर कुछ प्लस ले लेता हूँ कुछ भी ना, फिर x पावर 8 का टर्म आएगा बराबर में जीरो आ जाएगा। आपसे पूछा जाएगा x पावर 9 का कोफिशिएंट बताओ, मतलब हायर डिग्री 10 आ रहा है, एक कम का कोफिशिएंट पूछा है, तो भैया कोफिशिएंट ऑफ x पावर 9 कितना आ रहा होगा, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 9 आएगा माइनस टाइम्स ऑफ सम ऑफ रूट, तो रूट कितने आ रहे हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 ये आया 10 आया, तो ये सबका सम कर देंगे, 1 2 3 सब रूट आए, है ना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि भाई कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8 बताओ, भैया ये कितना आता, प्लस टाइम्स ऑफ, ये हायर डिग्री कोफिशिएंट 1 है ना, अगर वो निकालना होता तो फिर उसका वैल्यू कितना आता भैया, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट अप टू n इसका होल स्क्वायर, सॉरी 10 तक, फिर माइनस ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू कितना लिखते हैं 10 स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक का कंसेप्ट तो बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया।
ओके स्टूडेंट, आप प्रॉब्लम की तरफ आते हैं ना। अच्छा, इस प्रॉब्लम में देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, टेक्निकली थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसका अगर डिग्री में देखता हूँ तो यहाँ से अगर देखो 2 पावर 1 2 पावर 2 जाएंगे 2 पावर n तक गए तो ये x पावर n तक तो यहाँ से बनेगा, और x पावर n+1 ब्रैकेट से x2n+1 और मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ क्या है x पावर n+1 तक जाएगा ना। इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ भी n+1 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ तक आएगा ना। इस बात का ध्यान रखना है ना, इसमें थोड़ा टेक्निकली गड़बड़ था। नाउ अब देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना। हमारे पास में क्या रखा है 1+x 1+2x इंटू 1+2² इंटू एक्स, डॉट डॉट चलते गए 1+2 पावर n x। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा a n,0 a n,1, ठीक है, a यहाँ x आ जाएगा, a n,2 x² आ जाएगा, ठीक है, और ये जाएगा a n,n+1 और x पावर n+1 तक, है ना, ये आएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² निकालना। अभी हमने जो थ्योरी सीखा है उसमें मुझे क्या पता था, अगर हायर डिग्री पता है, हायर डिग्री से अगर मुझे एक कम और उससे एक कम का अगर कोफिशिएंट निकालना हो तो वो मैं डायरेक्टली निकाल सकता था। अब मैंने क्या किया, इस सवाल में एक तरीका समझा कि चलो ठीक है, x और x² पूछा है, हायर डिग्री से कम का नहीं पूछा, तो एक काम करो, हमेशा प्रॉब्लम में x को 1/x से रिप्लेस कर दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही बात है ना। तो यहां लिखेंगे हम 1/x, ठीक है, 1+2/x 1+2² डॉट डॉट चलते जाएंगे, तो 1+2 पावर n/x आ जाएगा। n,0 हमने यहां लिखा, नाउ प्लस साइन, a n,1 हमने यहां लिखा, यहां आ जाएगा 1/x, ठीक है। नाउ पॉइंट को समझो, a n,2 हमने यहां लिखा 1/x², डॉट डॉट चलते गए a n,n+1 1/x⁻n+1, ठीक है, यहां तक हमने लिखा। नाउ अब देखो बात को समझो, आप यहां से आपने कि एलसीएम लिया, x+1 इधर आया, x+2 इधर आ जाएगा, x+2² यहां से है, और x+2 पावर n यहां से है, अपॉन में यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास में x, तो n+1 टाइम्स आया, x पावर n+1 तो यहां से है a n,0 और यहां बनेगा x पावर n+1, ठीक है, a n,1 यहां पर बनेगा x पावर n, a n,2 और यहां बनेगा x पावर n-1, ठीक है, मैं यहीं तक की जरूरत है ना। अपॉन में x पावर n+1 आएगा, वो भी यहां से कट गया, ठीक है ना। अब हमारे पास में ओरिजिनली प्रॉब्लम ये बन गया। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x पावर n+1 अगर मैं यहां से लिखूं तो a पावर n,0 इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, ठीक है। a n,1 हमें लिखना है, तो a n,1 मतलब हायर डिग्री से एक कम का कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है, कितना आता है माइनस टाइम्स ऑफ सम ऑफ रूट आएगा। सम ऑफ रूट की बात करें, रूट यहाँ से कितना है -1 यहाँ से आएगा, -2 यहाँ से आएगा, बराबर जब जीरो करेंगे तो माइनस माइनस सबसे कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो 1+2+2² प्लस डॉट डॉट 2 पावर n तक जाएंगे, ठीक है। इस सीरीज का अगर सम निकालेंगे, जीपी लिखा हुआ है तो कितना, a टर्म तो फर्स्ट टर्म तो 1 आ गया, 2 पावर n+1 हमने यहाँ से लिखा -1 अपॉन में 2 - 1, मतलब a इंटू r पावर n -1 अपॉन r-1, ये लिखा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं n+1 आई, ठीक है। तो a n,1, तो भैया ये कितना आया हमारे पास में, ये आया 2 पावर n+1 -1 आया, सॉरी ना, ये आया। पहला सवाल में क्या पूछना चाह रहा है, a100,1 पूछा हुआ है, a100,1 आप जब निकालोगे तो भैया ये तो आ जाएगा a100,1 दैट इज 2 पावर 101 -1, ये आएगा, ठीक है, 2 पावर 101 -1, मतलब फर्स्ट ऑप्शन अपना सही आया, ठीक है ना। अगला हमसे पूछा हुआ है a100,2 पूछा हुआ है, और एक 100,2 और 99,2 ऐसे ऐसे पूछा हुआ है। अब एक काम करता हूँ, पहले मैं 100,2 निकालता हूँ, मतलब an,2 निकालते हैं। an,2 क्या आएगा भाई, कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री का एक कम और फिर उससे एक और कम, है ना। तो ये आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, है ना, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास जो फाइनली हमने जो फॉर्मूला सीखा था, जितने भी रूट्स आ रहे हैं सबका सम
तो -1 आया, -2 आया, -2 स्क्वायर आया, डॉट डॉट डॉट, सबका सम किया तो -2 पावर n, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ। ठीक है, फिर इन सबका स्क्वायर कराएंगे तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर कराएंगे तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, -2 स्क्वायर का स्क्वायर कराएंगे तो 2 पावर 4 आ जाएगा, डॉट डॉट प्लस 2 पावर ऑफ यहाँ से 2n आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, ये n प्लस सॉरी अपॉन में 2 आया, ये आया है ना, ये फॉर्मूला होता है। इस सीरीज का सम तो अभी आपने निकाला था, माइनस n को तो वैसे ही बाहर कॉमन ले लो ना। इसका सम कितना आ गया था, 2 पावर n प्लस 1 माइनस 1 आया। ये अभी आप कैलकुलेट करके ऊपर आपने निकाला ही है। नाउ इसके बारे में बात करते हैं। जीपी लिखा हुआ है, जीपी का सम लिखना है तो 1 इंटू ए इंटू है ना आर, आर कितना आ रहा है हमारे पास में 2 स्क्वायर आया, पावर में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n प्लस 1 आ रही है, तो कितना आ जाएगा ये 2 स्क्वायर, तो यहाँ से अपन लिखेंगे तो 2n प्लस का 2 आ जाएगा, -1 हमने यहाँ लिखा। अपॉन में क्या लिखेंगे, r -1, 4 -1 तो कितना है 3 आया, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आई। नाउ एक काम करता हूँ, इसको मैं t मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और t में ऐसे कैलकुलेशंस करते हैं ना, मतलब 2 पावर n को मैंने t माना, 2 पावर n को जब t मानेंगे तो कितना लिखा हुआ है 2t - 1 लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर। ठीक, एलसीएम भी ले लिया, 3 यहाँ आ गया माइनस ऑफ, यहाँ अगर इसको देखें तो टी स्क्वायर यहाँ से लिखा हुआ और 4 यहाँ से आ गया और -1 यहाँ लिखा हुआ है, अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 6 आ गया। ठीक है ना, उसकी स्क्वायरिंग को ओपन करते हैं। यही मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यहाँ से तो कितना आ जाएगा 4t स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, -4t यहाँ से आया, प्लस का 1 यहाँ से आया, ये आ जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो कितना आ रहा है 12t स्क्वायर आया, -4 कराएंगे तो 8t स्क्वायर यहाँ से आ गया, माइनस का 12t यहाँ से आया तो -12t हमने यहाँ लिखा। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा प्लस का 3, और यहाँ से +1 कितना आ जाएगा 4 आ गया, अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक बात है, यहाँ से एक काम करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2t स्क्वायर -3t प्लस 1, अपॉन में कितना आ गया 6 आया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसके फैक्टर्स देखें तो t बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब t -1 इसका एक रूट होगा। एक और फैक्टर अब मुझे लिखना है तो वो ब्रैकेट यहाँ लगा लेते हैं, 2t स्क्वायर चाहिए तो यहाँ 2t आएगा, +1 चाहिए तो यहाँ पर -1 लिखना पड़ेगा, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में है। t का वैल्यू कितना आ रहा है 2 पावर n आ रहा है, तो पुट कर दिया, तो 2 तो हमने यहाँ लिखा, 2 पावर n -1 हमने यहाँ लिखा, और 2 पावर n प्लस 1 हो जाएगा, जब 2 पावर n यहाँ पुट कराएंगे तो -1, अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पावर सेम सेम आ रही है, यहाँ पावर 2 पे पावर सेम सेम आ रही है ना, तो एक काम करते हैं पहले पावर 2 पे पावर सेम सेम बनाते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पावर n प्लस 1 माइनस ऑफ 2, और 2 पावर n प्लस 1 -1 अपॉन में कितना आया 3 आया। ठीक है, नाउ ये आया हमारे पास a ऑफ n, 2 है ना, a ऑफ n, 2 को मैं यहाँ लिखता हूँ n, 2, तो 2 पावर n प्लस 1 माइनस ऑफ 2 तो मैंने यहाँ लिखा, एक आ रहा था 2 पावर n प्लस 1 -1, एक बार चेक भी कर लेते हैं, 2 पावर n प्लस 1 -1 सही है ना, अपॉन में कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अच्छा, अपॉन में 3 के हिसाब से c और d तो नहीं बैठेगा ना आंसर, ये समझ में आया। n का वैल्यू देखो 100 पुट करते हैं तो यहाँ कितना है 2 पावर 101 -1 आएगा, 2 पावर 101 -2 आ रहा है ना, मतलब ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। पहले ये लिख रखा है, फिर बाद में उसने इसको लिखा है। ठीक है, तो किसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आएगी ना। अब देखो आपको ऑप्शन 7 से इसको वेरीफाई करना है, तो एक काम करते हैं n को n-1 से रिप्लेस कर देते हैं, (2) है ना, तो ये कितना आ जाएगा 2 पावर n माइनस ऑफ 2, यहाँ से आया 2 पावर n -1, अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया, इतना आ गया। एक काम करते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और सब्ट्रैक्ट करते टाइम ना एक और काम फिर से मैं यही कर देता हूँ कि 2 पावर n को t मान लिया फिर से ना, और जब t मान लिया तो इस वाले पोर्शन को मैं नीचे साइड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो a n, 2 माइनस ऑफ a ऑफ n -1, 2,
इसको मैंने t मान रखा है, तो ये हमारे पास में 2t माइनस ऑफ 2 यहाँ लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है, अगेन ये 2t लिखा हुआ है, माइनस का 1 यहाँ लिखा है। ठीक है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये t माइनस ऑफ 2 यहाँ से आ जाएगा, दिस इज t माइनस ऑफ 1 यहाँ से आ जाएगा। अपॉन में कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना, अब प्रॉब्लम को समझो। तो यहाँ से देखो 2t स्क्वायर, 2t तो कितना 4t स्क्वायर यहाँ से बना, और ये यहाँ से बनेगा t स्क्वायर, तो ये तो बन गया हमारे पास में 3t स्क्वायर आया, पहला वाला टर्म। ठीक है, अब t की टर्म ढूंढते हैं, तो 2t को यहाँ मल्टीप्लाई किया माइनस का 2t, और यहाँ से मल्टीप्लाई माइनस का 4t, तो ये तो बना माइनस ऑफ 6t। ठीक है, t का टर्म यहाँ से ढूंढते हैं, इधर जब जाएगा तो माइनस का t बनेगा, माइनस का 2t यहाँ से बना, मतलब माइनस का 3t यहाँ से बना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3t और माइनस 6t, तो माइनस का 3t यहाँ से आया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूं तो कितना बन रहा है, प्लस का 2 बनेगा और यहाँ से माइनस का 2 बनेगा, तो कैंसिल हो गया, बाई 3 आ गया। मतलब ये तो हमारे पास कितना है, टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी आया। टी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2 पावर n है, तो ये तो 2 पावर 2n माइनस ऑफ 2 पावर n आया। n बराबर अगर मैं 100 पुट कर दूं तो 2 पावर 200 माइनस ऑफ 2 पावर 100, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई ना। सभी के आंसर्स कितने आ रहे हैं, ए आ रहे हैं, चेक करते हैं एक बार। ए ये आ रहा है ना, और बाकी स्टार वाले का आंसर भी ए आ रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसा, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ना। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम को भी बहुत ध्यान से समझना ना, इसमें कुछ खास बात है, वो सिखाते हैं आप लोगों को। समझिए, इन ट्राइंगल एबीसी ए कॉमा बी है ना, ए एंड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस फंक्शन ना। ठीक है, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो हम फटाफट निकाल सकते हैं रेस्पेक्टिवली ना। चलो आगे पढ़ लेते हैं। कॉस ऑफ ए दे रखा है, स्मॉल आर बराबर इतना दे रखा है। एक सेकंड बच्चों ने यहाँ पर ना थोड़ा करेक्शन था ना, यहाँ प्लस आएगा आंसर में। ठीक है, सॉरी सही है ना, माइनस ही है ना। स्मॉल आर बराबर हमारे पास ये दे रखा है ना। ठीक है, इन रेडियस है ना, ये पी और क्यू हमारे पास को प्राइम नंबर है। स्मॉल आर क्या है, यूजुअल नोटेशन है ना इन रेडियस के बारे में। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू, ये हमसे पूछा हुआ, पी प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा। अब देखो पहले तो आप सवाल समझो, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ये दे रखा है। ठीक है ना, अब देखो एक्स हमारे पास कैसे वेरी कर रहा है। अच्छा, इसको दो जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, इसे पाई बाई 2 लिख देंगे, ठीक बात है, और इसे टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे। अब आप इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो, फिर पाई बाई 2 का टेन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 जोड़ कर पाई कर दोगे ना। बट यहाँ गलती हो जाएगी, क्योंकि भाई ये जो एक्सप्रेशन है ये वैलिड कब है, ये -1 to 1 में वैलिड है, -1 to 1 में वैलिड है, माइनस ये बिलोंग्स टू आर में वैलिड है। मतलब ओवरऑल अगर वैलिड होगा तो कहाँ वैलिड होगा, इसका डोमेन क्या होगा, -1 to 1 होगा। ठीक है, अगर -1 to 1 है तो भैया टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो इसका ऐसे कुछ आएगा ना, ये कुछ ऐसे जाएगा टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो 1 और -1 के बीच में ही आ रहा है, बस इतना सही ग्राफ आया। 1 पे वैल्यू कितना आएगा, पाई बाई 4, और माइनस में वैल्यू कितना आएगा, माइनस पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, तो एफ एक्स का अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू लिखना है तो भाई मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, मतलब ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4। एफ एक्स का अगर मिनिमम वैल्यू लिखना है तो भाई क्या लिखोगे, एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई बाई 4, भैया ये कितना आ गया, पाई बाई 4 आया। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है इस सवाल में। ठीक है, आई होप को यहाँ तक की बात तो समझ में है ना। मिनिमम वैल्यू ए है, मतलब ये तो ए दे दिया हमारे पास, और ये हमारे पास बी आ गया। ठीक, ये मालूम चला। अब कॉस ऑफ ए दे रखा है, मतलब अगर मैं एक ट्राइंगल बना लूं कि ये ट्राइंगल ए बी सी, तो ये ए हमें पता है, इसके सामने वाली साइड लेंथ बी पता है, और एंगल ए पता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये साइड लेंथ अपना एक्स है। ठीक है, ये साइड लेंथ हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, भाई कॉस ऑफ ए, अगर मैं लिखूंगा ना कॉस ऑफ ए कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू बी। ठीक है, कॉस ऑफ ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 3/√10, 3/√10 ये दे रखा है कॉस ऑफ ए। ठीक है ना, वैल्यूज पुट करते हैं ना, थर्ड साइड निकालते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो कितना जाएगा यहाँ से 9 पाई स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस ऑफ ए स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 16 दैट इज 3/√10 तो यहाँ लिखा हुआ है 2 यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल एक्स यहाँ लिखा है और बी का वैल्यू कितना आ रहा है 3 पाई/4 ये आ रहा है ना। अब देखो इस वाली प्रॉब्लम को समझो एक्स स्क्वायर तो हमने यहाँ लिखा ठीक है एक्स की टर्म को अगर समझा जाए यहाँ से ना 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 पाई माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा 9 पाई 9 यहाँ से आया 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स ठीक है और ये नीचे आ जाएगा 2√10 9 पाई अपॉन 2√10 तो यहाँ से आ गया और इनटू में x लिख देते हैं ना ठीक है तो 9 पाई x अपॉन में कितना है 2 इंटू √10 आ गया ना। यहाँ से अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 8 पाई स्क्वायर अपॉन में 16 आया बराबर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं ना इसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं सीधाचार लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे इसका आधा करो पहले कोफिशिएंट का ना x कोफिशिएंट का आधा किया तो 9 पाई अपॉन 4√10 आया ठीक है तो इसका स्क्वायरिंग आपने क्या किया ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो ऐसे ही करते हैं ना आप लोग। यहाँ तो आ जाएगा 81 पाई स्क्वायर ठीक है यहाँ 4 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना आ जाएगा 16 और यहाँ से 160 आया 160 ठीक है इतना तो हमने जोड़ दिया और इतना ही हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया 81 4 16 सही है ना 81 पाई स्क्वायर उतना ही हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया ना बैलेंस करने के लिए। अब इस वाले पार्ट को समझो तो ये वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ x माइनस ठीक है 9 पाई अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास में 4√10 इसका होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा इसको ऐसे लिख सकते हैं हम ठीक है 4√10 का होल स्क्वायर आसानी से लिखा जा सकता है ना ठीक है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab तो यहाँ आ गया। अच्छा इस काम को इसको इधर लेके आता हूँ मैं 81 पाई स्क्वायर तो हमने यहाँ लिखा 160 यहाँ लिखते हैं और माइनस ऑफ 8 पाई स्क्वायर तो हमने यहाँ लिखा अपॉन में कितना है 16 एक काम करते हैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 81 बना मतलब कि यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू लिखूँ 9 पाई अपॉन में 4√10 का अगर होल स्क्वायर लिखा जाए तो यहाँ से 80 आ जाएगा मतलब ये पाई स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो x माइनस 9 पाई अपॉन 4√10 तो हमने यहाँ से लिखा मतलब ये पाई यहाँ पर आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा और जो ये ऐसे कुछ आ गया ना मतलब प्लस माइनस भी यहाँ आ गया मतलब ये हुआ कि जो x का वैल्यू आएगा एक तो आ जाएगा 9 पाई प्लस पाई अपॉन में 4√10 आएगा एक वैल्यू आ जाएगा 9 पाई माइनस पाई अपॉन में कितना आएगा 4√10 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 10 पाई तो 10 पाई अपॉन में कितना लिखा हुआ 4√10 लिखा हुआ है एक तो ये वैल्यू आया दूसरा आ जाएगा 8 पाई अपॉन में कितना आ जाएगा 4√10 आ जाएगा ठीक है ये से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में एक तो आ जाएगा 8 पाई है ना ठीक बात है। यहां से अगर समझें तो देखो एक वैल्यू तो हमारे पास में कितना आ गया √10 √10 पाई अपॉन में 4 तो यहां से आया ठीक है 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स तो ये आ गया 2 पाई अपॉन √10 आया। ठीक है हमारे पास ये वैल्यू आया ना। अब देखो इस वाली वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखें ना और इस वाली वैल्यू को आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है या फिर एक ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है ना ठीक है उसका कारण बताते हैं ना। हाँ क्या वैल्यूज आ गई है ना इन वैल्यूज को मैं यहाँ लिखता हूँ ना जो अपने पास साइड्स लिखी हुई हैं। एक साइड लेंथ तो आ रहा है हमारे पास π/4 मतलब ये तो आ गया π/4 एक साइड लेंथ आ गया 3π/4 एक साइड लेंथ x के बारे में अगर बात करें तो x के बारे में क्या क्या वैल्यू आ रहा है एक तो √10 पाई
√10 π/4 आ रहा है। एक तो ये वैल्यू आया, दूसरा वैल्यू हमारे पास में कौन सा आ रहा है, 2π/√10 लिखा हुआ है ना। ठीक है, अच्छा इस वाली वैल्यू को ध्यान से देखो, समझाते हैं ना। देखो इन दोनों का जो सम है ना वो इससे ज्यादा नहीं आएगा ना, ये वाली वैल्यू अपनी रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट क्यों हो जाएगी, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, जो ये नहीं बैठेगा ना। चलो ठीक है, मतलब डायरेक्टली मैं तो आपको बताता हूँ ये वाली वैल्यू आएगी है ना। अच्छा जैसे ये वैल्यू आ गई तो देखो इनमें कुछ खास बात भी है, यहाँ √10 पाई ऐसे कुछ लिखा हुआ, मतलब इन दोनों के स्क्वायरिंग का सम कितना आ रहा है, ये आ रहा है। इन दोनों के स्क्वायरिंग का सम अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब तो ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब इस ट्रायंगल जो लिखा हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल लिखा हुआ है, अल्टीमेटली कहने वाली बात ये है। क्या है हमारे पास में कि एक साइड लेंथ जैसे ए दे रखा है π/4, एक साइड लेंथ बी दे रखा है 3π/4, और एक साइड लेंथ हमारे पास कितना दे रखा है, √10 π/4 दे रखा है। इन दोनों के स्क्वायरिंग का सम ये आ रहा है ना। ये साइड लेंथ हमारे पास सी रहा, तो ये एंगल सी है, ये साइड ए हो गया वर्टेक्स, ये वर्टेक्स बी हो गया। ठीक है, ये हमें दे रखा है ना। अब देखो सवाल में पूछा क्या गया है ना, अल्टीमेटली उस पर ध्यान देते हैं, स्मॉल आर। अब देखो हमारे पास में स्मॉल आर पूछा हुआ है, तो स्मॉल आर के लिए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा/एस आएगा, या फिर कई सारे फॉर्मूले। एक फॉर्मूला देखो, अगर आपको एक एंगल मालूम है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तीनों साइड ही मालूम चल गई आपको ना। ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, एंगल सी कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, तो 45 हो जाएगा, तो S - C। ठीक है, तो तीनों साइड्स का सम, तो π/4 प्लस 3π/4, ये तो कितना बन गया, 3π प्लस 5, तो ये तो पाई आ गया ना, प्लस कितना आ जाएगा, √10 π/4, यहाँ तक तो हमारे पास /2 किया, ये तो स्मॉल एस आया, माइनस ऑफ सी, सी कितना आ रहा है, ये आ रहा है √10 π/4। ठीक, दिस इज स्मॉल सी आ गया ना, S - C, ये आया कैलकुलेट होकर के ना, दिस इज एस और दिस इज सी। नाउ एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं मैं, तो ऊपर तो आ जाएगा 2π, यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा, चलो डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, एलसीएम ले लिया आपने तो पाई माइनस ऑफ, ये 2 टाइम्स बना, 2 टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी, और ये कुछ ऐसे लिखा है तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ √10 π/4 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ज्यादा सिंप्लीफाई किया तो 4π माइनस ऑफ √10 पाई अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब ये आंसर आ रहा है अल्टीमेटली है ना। तो क्या आंसर दे रखा है उसने, पाई ऊपर दे रखा है, नीचे इसको रेशनलाइज भी कर देते हैं ना। मतलब क्या हुआ, सही है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर रखा था, 4π माइनस ऑफ √10 पाई, 4π तो यहां से लिखा माइनस ऑफ √10 पाई, यहां लिखा अपॉन में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, पाई यहां से कॉमन ले लिया हमने, ऊपर कितना आ रहा है, इसका वो किया रेशनलाइजेशन किया, तो यहाँ तो 16 बनेगा, -10 तो ऊपर तो 6 आ जाएगा, नीचे यहाँ 8 लिखा हुआ है, और ये बनेगा 4 प्लस √10 पाई। ठीक है बच्चों, शुरुआत में जो बोल रहे थे ना यहाँ प्लस साइन है ना। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आई ना। अब एक काम करते हैं, इसे 2 से कैंसिल कराएंगे, 3 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स यहाँ से आ जाएगा ना। ठीक है, और पाई तो यहाँ है ही नहीं ना, तो ये कुछ ऐसे आया, मतलब पाई अपॉन में 4 तो यहाँ से लिखा हमने, 4 यहाँ लिखा, प्लस ऑफ √10 यहाँ लिखा। बहुत मेहनत लगी इस सवाल को सोल्व करने में ना, इतना आया। अब देखो Q का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और P का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो P प्लस Q कितना आएगा, 14 आएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक बच्चों, ये फाइनल आंसर आएगा। आई होप आपको अब ये प्रॉब्लम अच्छे ढंग से क्लियर है ना। नाउ क्या आंसर दिया है 8 का, आंसर तो चेक करते हैं, चेक करना बनता ही है। तो
8 का आंसर 7 आ रहा है ना। क्या दिया है हमने, क्या कर दिया मैंने, क्या पूछा था? पी पाई, पी ऊपर है ना, तो पी का वैल्यू 3 आएगा ना, पी का वैल्यू 3 आएगा, क्यू का वैल्यू 4 आएगा। सॉरी बच्चों, ये √10 के हिसाब से देख लिया मैंने। 3 आएगा, 7 आंसर आएगा ना। ना अब जाके करेक्ट है ना, सब कुछ सॉल्व करने का तो आंसर में गलती कर जा रहे हैं ना। ओके, ना नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं ना। नाइन्थ, टेंथ। अच्छा, दोनों प्रॉब्लम को फटाफट समझ लो बच्चों ना, दोनों बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम्स है और बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स है ना। इनमें तो इन दोनों में कुछ ना कुछ सीखने, मतलब इसमें भी आप एक नया कंसेप्ट सीखोगे, ये तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है ना, उसमें सीखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत है। अच्छा देखो, इस प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िए ना, मैं कुछ कुछ बातें इस वाले सवाल में आपको समझाऊंगा। क्या दे रखा है? इफ एक्स प्लस वाई, if x plus y बराबर 3 is a tangent at the point 2, 1 on the hyperbola, intersect asymptotes at a and b such that ab बराबर 8√10। अब देखो, कुछ काम की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। मान लो कि ये आपका हाइपरबोला है, ये मान लेते हैं एक एसिम्पटोट्स है और दूसरा मान लेते हैं ये एसिम्पटोट्स है, और किसी भी एक पॉइंट पे अगर आपने मान लो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कराया, ये टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट कहाँ है? 2, 1 पर है, और यहाँ ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस इज द सेंटर। पहली बात तो आपको एक प्रॉपर्टी ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, है ना, इंटरसेक्ट द एसिम्पटोट्स एट ए एंड बी, तो दैट पॉइंट बाइसेक्ट द टेंजेंट बिटवीन ए एंड बी, मतलब इतनी जो लेंथ है उतनी लेंथ कैसी बराबर होगी, पहली बात। ठीक है, तो 8√10 यहाँ पर आया, तो मतलब ये लेंथ हो जाएगा 4√2 और ये लेंथ भी कितना आ जाएगा? 4√2 आ जाएगा। ठीक है, एक बात तो आपको इतना मालूम चला, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्या पॉइंट हमें क्लियर हुआ। आगे उसने रखा है सेंटर ऑफ द हाइपरबोला कितना है? -1, 1 है। इसका जो सेंटर है हाइपरबोला का वो -1, -1 है। आगे सवाल में क्या पूछा है आपसे? देन लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस एंड सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, मतलब आपसे पूछा हुआ a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू, ये पूछा हुआ है। अच्छा, ए और बी देखो, जो लेंथ है हमेशा पॉजिटिव भी आएंगे, ए प्लस बी का मिनिमम निकालना है। तो अब देखो, आप समझिए, तरीका समझिए, और आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि जो अगर टेंजेंट एट एनी पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं और ये लेटस सॉरी एसिम्पटोट्स के साथ में अगर कट करता है तो ट्रायंगल बनता है। उस ट्रायंगल का जो एरिया आता है वो कैसा आता है? कांस्टेंट आता है। भाई, इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा वो कांस्टेंट आएगा, और एक कांस्टेंट जो आता है किसके बराबर आता है? ए इंटू बी के बराबर आता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ए इंटू बी हमें हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा, अगर मैं एरिया निकाल पाऊँ तो। ए इंटू बी निकल गया, तो ए एम जी एम से हम क्या कर सकते हैं? ए प्लस बी का मिनिमम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ना मैं यहाँ से पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म हम लिख सकते हैं आसानी से। कितना आ जाएगा? ए और बी के अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट प्लस साइन से लिख लेते हैं, तो 2 प्लस 4√2 कॉस थीटा, ठीक है, और यहां से कितना आ जाएगा? 1 प्लस 4√2 साइन थीटा, ऐसा लिखेंगे। बी के कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे? 2 माइनस ऑफ 4√2 कॉस थीटा, मैं यहां से लिख सकता हूं, और 1 माइनस ऑफ 4√2 साइन थीटा यहां लिख सकते हैं। समझ गए बात को? अब देखो, इस लाइन का अगर स्लोप की बात करें तो टेन थीटा बराबर कितना आया? -1 आया। मतलब थीटा कितना आया हमारे पास में? 3π/4 आया। तो कॉस का वैल्यू नेगेटिव आएगा, -1/√2 आया यहाँ से, -1/√2। साइन का वैल्यू कितना आया? 1/√2 आया। ठीक है, -1/√2 अगर मैं यहाँ पुट कराऊंगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 - 4 बनेगा, तो कितना आ जाएगा? -2 यहाँ से आ जाएगा। √2 यहाँ से कैंसिल हुआ, तो मतलब 5 आया। मतलब इस ट्रायंगल का इसके वर्टेक्स कितना आ गया, उसके कोऑर्डिनेट कितना है? -2, 5 आया। इसका वैल्यू हमने -1/√2 पुट किया, तो -1 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा, ऐसे 6 आ गया ना। यहाँ जब पुट कराएंगे 1/√2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ -3 आ जाएगा। मतलब बी के कोऑर्डिनेट कितना है? 6, -1 ऐसा है। अच्छा, इस ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया लिखना है, तो एरिया तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? हाफ ऑफ, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कितने? -1, -1, 1, x1, y1, 1,
ठीक है, x2 y2 1 हम लगाते हैं यहाँ से, -2 5 और 1, 6 -3 और 1, ऐसे कुछ लिखा। नाउ एरिया लिखते हैं ना, हाफ, -1 इंटू, है ना, ये किया हमने, 5 इधर जाएगा, -3 जाएगा, प्लस का 8 आ गया, -1 से प्लस हो जाएगा, यहाँ 1, इसको इधर छोड़ा तो -2 यहाँ से आया और माइनस का 6 यहाँ से आया, मतलब -8 आया। ठीक है, प्लस का 1 इंटू में, इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 6, इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो 30, 6 - 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा -24 आ जाएगा। ठीक है, ये आया। अब बात को समझो, -24 यहाँ लिखा हुआ, माइनस का 8 यहाँ, -16 यहाँ से लिखा हुआ, तो मतलब -40 यहाँ लिखा हुआ है, 2 से डिवाइड किया तो -20, एरिया पॉजिटिव आएगा तो यहाँ +20 आ गया, मतलब इसका वैल्यू कितना है 20 आया। मतलब हमारे पास में अगर बात करूं कि मैं a इंटू बी का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, आपको सम का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, √ऑफ ए बी यहाँ से आ गया, ये कितना लिखा हुआ √20। ठीक है, 20 को मैं कितना लिख सकता हूँ 2√5 लिख सकते हैं, 2 को उधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो भाई a प्लस बी कैसा आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4√5 आएगा। ये आया इसका मिनिमम वैल्यू 4√5। क्यू हमारे पास ऐसे लो, क्यू √Q इरेशनल नंबर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, देन आपसे पूछा हुआ P अपॉन Q, तो P कितना है, P√Q ये लिखा हुआ है, तो P हो जाएगा 4 और P अपॉन Q पूछा हुआ है ना, तो 4/5 पूछा हुआ है आपसे, 4/5 कितना आ जाएगा आपको 0.8 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आया। आई होप बच्चों आपको ये प्रॉब्लम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसमें जो कंसेप्ट थे ना, वो 2 कंसेप्ट लग रहे थे, वो दोनों कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, इसका आंसर सही आ रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम, अच्छा ये प्रॉब्लम भी बहुत आसान है, सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं जाती। ठीक है, अब देखो पहला बात तो क्या है, लेट Z1 Z2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा ये पूछा हुआ है। अच्छा पहले तो देखो यहाँ से क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 इसे किस पर लाई कर रहे होंगे ना, Z का लोकस निकालते हैं पहला काम तो। अच्छा ये निकालने से पहले मैंने एक तरीका और सोचा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, कुछ जैसा है कि नहीं ये टर्म, हाँ है, तो ठीक है इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, डायरेक्ट ही हम याद रखते हैं, मतलब कि इस वाले पार्ट को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ Z स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे कुछ लिखा, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ Z माइनस 6 बराबर 0, ये आ जाएगा। नाउ 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ Z, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ Z स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे लिख दिया ना, प्लस का 2 यहाँ से आया, माइनस का 4 यहाँ से आ गया, -6 मतलब -4 आ गया अल्टीमेटली ना। हमने क्या किया, मॉड Z से 2 से डिवाइड कर दिया, 2 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस ऑफ 2 बराबर 0 यहाँ लिखा। अच्छा इसके तो फैक्टर हो सकते हैं, हाँ क्या फैक्टर आएंगे, ये फैक्टर आ जाएंगे इसके, मतलब मॉड Z का वैल्यू तो कभी -2 होगा नहीं, मतलब मॉड Z बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अरे मॉड Z बराबर 1 आया, बहुत आसान सी बात है, तो सर्कल बन गया इसका, तो सेंटर 0 0 आ गया और रेडियस कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, पूछा गया आपसे Z1 का इससे डिस्टेंस 2, 0 से डिस्टेंस और Z2 का -1/2, 0 से डिस्टेंस पूछा हुआ है, यही ना। तो Z1 का है ना, तो एक काम करते हैं यहाँ से 2 और कॉमन ले लेता हूं मैं, कुछ ऐसे लिख लेता हूं, Z1 -2 तो हमने यहाँ लिखा प्लस साइन ऑफ, Z2 हमने यहाँ लिखा और ये हाफ मैंने यहाँ लिखा, यहाँ मोड़ लगा देते हैं, ऐसा कुछ लिखा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस चाहिए तो मतलब ये भी मैक्सिमम आए और ये भी मैक्सिमम आए, तो डिस्टेंस है। ठीक है, तो 2, 0 तो यहाँ कहीं आ रहा होगा, 2, 0 पॉइंट का एक पॉइंट ऐसा है जो Z1 कॉम्प्लेक्स Z1 Z2 जो सबसे लाई कर रहे हैं, तो इसका इससे डिस्टेंस मैक्सिमम आए तो Z1 को यही होना पड़ेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस को मैक्सिमम करना है, तो ये डिस्टेंस आ कितना गया वहां पर, टोटल डिस्टेंस 2 इधर है 1 इधर है, तो 3 आ गया, ये डिस्टेंस तो 3 आया। ठीक है, एक आ रहा -1/2, 0 से डिस्टेंस, -1/2, 0 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, Z2 का इससे मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, तो वो यहाँ जब जाएंगे तो इधर आएगा, तो 1 इधर लिखा हुआ है और हाफ इधर लिखा है 3/2, तो ये कितना आ गया 3/2 आ गया। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो 2 × 3 + 3/2,
मतलब ये कितना आ गया 2 इंटू 6, 9/2 यहाँ से आया, मतलब ये तो 9 आ गया। ठीक है, इस लैम्डा दे रखा है तो 4 लैम्डा, तो 4 इंटू 9 अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आएगा। ये अपना फाइनल आंसर होगा। क्या आंसर आएगा इसका स्टूडेंट? 36 आएगा। 36 सही है ना। ओके स्टूडेंट्स, इस वाले डीपीपी को सॉल्व करने में बहुत ध्यान लगाना पड़ा है ना, बहुत मेहनत लगी है ना। ओके बच्चों, आई होप आपको ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा ना। ना वैसे सॉल्व करते रहिए इस तरह की प्रॉब्लम्स। ओके बच्चों, थैंक यू।